Hello students, welcome to the next lecture on the linear programming problem. Today I will explain you what is the concept of the artificial variables, what is the purpose of the artificial variables and why we use the artificial variables in the LPP. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. What we have discussed so far, लास्ट लेक्चर क्या था हमारा सिंप्लेक्स मेथड पे था जिसका टारगेट क्या था किसी भी एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशंस निकालना ये लेक्चर आपको मेरी प्लेलिस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यहाँ से आपको मिल जाएगा व्हाई सिंप्लेक्स मेथड नीडेड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड एंड द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड फाइन नाउ सिंप्लेक्स मेथड में कैसे करते थे आप योर फर्स्ट टारगेट इज टू कन्वर्ट द गिवन एलपीपी इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म फाइन यू आर यूजिंग द स्लैक और द सरप्लस वेरिएबल इसके बाद क्या था आपका टारगेट सिंप्लेक्स टेबल को कंस्ट्रक्ट करना फाइन तो जैसे ये टेबल बना लिया अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टार्टिंग इनिशियल बेसिक सॉल्यूशंस ये स्टार्ट कहां से करोगे मींस सिंप्लेक्स मेथड जो है वो स्टार्ट कहां से होगा क्या आपको इस टेबल में कहीं पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है यस दिस इज माय आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इसका पहला कॉलम क्या आइडेंटिटी का 1,0 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है S1 सेकेंड कॉलम S2 तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाई दे गई ना तो यस यू कैन गेट द इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइन बट अगर आपके पास और दिस द फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड क्या है बिकॉज आपका टारगेट क्या है इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकालना तो इनिशियल के लिए आप क्या करो x1 जितने भी इसमें x1 h2 h3 सबको जीरो फिल करो फाइन तो क्या आप वैल्यू ऑफ S1 निकाल सकते हो S1 कितना हो गया 15 एंड S2 कितना हो गया 10 एंड बोथ आर माई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड फाइन तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड हो गए देन यू कैन से S1 एंड S2 यू कैन राइट दैट अगर तो आपको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास कोई ऐसी एलपीपी है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तो क्या लिखोगे इसकी जगह पे आप प्लस S1 और यहाँ पे आपको माइनस S2 क्या इस केस में आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिलेगा चेक कर लेते हैं इसमें x1 x2 दोनों को जीरो फिल करते हैं S1 की वैल्यू कितनी आ गई S1 विल बी 3 एंड S2 विल बी -3 ये आपके पास ग्रेटर देन 0 नहीं आया इसका मतलब आपको स्टार्टिंग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो जब आपको स्टार्टिंग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट नहीं कर सकते और अगर आपने टेबल बनाया है तो क्या आपको इस टेबल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके पास नहीं है ये माइनस है ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली नहीं तो इसका मतलब आप सिंप्लेक्स मेथड से अप्लाई सॉल्व नहीं कर सकते चलिए तो जब सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई नहीं कर पा रहे देन वी नीड टू इंट्रोड्यूस द न्यू वेरिएबल कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इस आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को AIs और RIs के साथ लिख सकते हैं जैसे आर्टिफिशियल वेरिएबल 1 आर्टिफिशियल वेरिएबल 2 एंड सो ऑन और आर्टिफिशियल वेरिएबल R1 R2 एंड सो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स तो जैसा मैंने बताया पर्पस क्या है सिर्फ पर्पस इसका आर्टिफिशियल वेरिएबल का सिर्फ उतना है कि अगर आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अगर आपके पास नहीं थे तो आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाए जैसे ये मिलेगा देन यू कैन स्टार्ट द सिंप्लेक्स मेथड फाइन बिकॉज सिंप्लेक्स मेथड लगाने से पहले आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए और इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए so the purpose is they will allow to use the simplex methods by creating an identity matrix fine और purpose क्या है इसका और फिजिकल मीनिंग क्या है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इज आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल हैज नो फिजिकल मीनिंग इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशनल पर्पस के लिए यूज करते हैं जैसे why we use the when we use the artificial variables देखिए जब भी आपके पास कोई भी कंस्ट्रेंट्स रिमेंबर जब भी आप एलपीपी में हो आपके पास कुछ कांस्टेंट लेस देन के आएंगे कुछ ग्रेटर देन के आएंगे और कुछ इक्वालिटी के आएंगे जब भी आपके पास कांस्टेंट्स लेस देन का होगा और लेस देन इक्वालिटी का होगा देन यू कैन ओनली यूज एज द स्लैक वेरिएबल बट जब कभी भी आपके पास ग्रेटर देन के साइन आए then you can use the artificial variables only fine
जब भी इधर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वालिटी दोनों में से कोई भी एक केस सेटिस्फाइड हो जाए, देन यू कैन यूज दी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। फाइन, फॉर एग्जांपल जैसे आप इस एग्जांपल में देखो, फर्स्ट एग्जांपल में पहला कांस्टेंट ग्रेटर देन क्या है, तो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लगेगा। सेकंड में भी ग्रेटर देन है, दूसरा आर्टिफिशियल वेरिएबल भी लगेगा। फाइन, सेकंड एग्जांपल चाहे प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है चाहे मिनिमाइजेशन है, यहाँ पे इक्वालिटी है, आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 लगने हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 लगेगा। फाइन, वो कैसे लगेगा मैं वो भी बता दे रहा हूं। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, इसको आप लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में 3x1 माइनस x2 माइनस s1 आया ना, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल लगेगा प्लस a1, a1 is my artificial variable. Similarly the second constants x1 माइनस x2 माइनस s2 तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, प्लस a2 आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लगा दिया। क्लियर? और इस वाले के लिए पहला कांस्टेंट्स माइनस 2x1 प्लस 3x3, अब यहाँ पे स्लैक और सरप्लस तो लगेगा नहीं, ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल इज एप्लीकेबल। सिमिलरली फॉर द सेकंड वन 3x2 प्लस 4x3 इज प्लस a2 इज इक्वल टू 1। चलिए, जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाना है तो आपको कांस्टेंट्स को चेंज कर देना है। अगर आपके पास कांस्टेंट्स लेस देन साइन के लेस देन है तो ओनली s1, अगर ग्रेटर देन है और मान लो अगर आपके पास एक कांस्टेंट है 3x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 4 और सेकंड है x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसको कैसे करेंगे, इस पहले वाले को क्या यूज करेंगे, ओनली स्लैक वेरिएबल 3x1 2x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 4, और सेकंड वाले के लिए क्या यूज करेंगे, ग्रेटर देन का साइन है x1 माइनस x2 माइनस s2, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी लगा देंगे हम, चाहे आप a1 लगाओ a2 लगाओ कुछ भी, क्योंकि ये सेकंड कांस्टेंट है ना, तो मैं नोटेशन के लिए a2 लिख लेता हूं। नोटेशन द सेंस कि a2 मतलब सेकंड कांस्टेंट, a1 मतलब पहला कांस्टेंट। क्लियर? तो दैट्स द मीनिंग ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, हाउ वी कैन हैंडल दैट। So there are the two methods. One is called as a big M, second is the two phase method. अभी आपने इन एग्जांपल में क्या देखा, मैंने कांस्टेंट को तो आर्टिफिशियल लगा दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो कुछ नहीं करा ना हमने। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए क्या करेंगे, अगर आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है तो उसके अंदर माइनस एम ए वन माइनस एम ए टू जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करोगे उतने आप ऐड करते जाओगे, और अगर ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है देन यू कैन ऐड प्लस एम ए वन plus MA2 and so fine. Whenever you have a maximization problem, then you have to add minus m to the objective function plus m to the minimization problem. जैसे इस एग्जांपल के लिए आपका रिवाइज्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ z माइनस 7.5 x1 प्लस 3x2, और कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल आपने यूज करे हैं पहली एग्जांपल में, देयर आर द टू आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइजेशन है माइनस एम ए वन माइनस एम ए टू, अगर एक यूज करेंगे तो एक लगा देंगे हम। फाइन, एंड इन दिस केस रिमेंबर m is a very very large number, m is a very very positive large number, m is a very very positive large number। तो आप इस m की वैल्यू को 1000 भी ले सकते हो, 1000 भी अज्यूम कर सकते हो अपने दिमाग में, 1 लाख भी अज्यूम कर सकते हो, और इवन 55,134 कुछ भी, but it must be a very large number. Fine. And why we call as a big M method? Because M is a very very large number. That's why we call as a big M method. Fine. Or M is basically known as the penalty. That's why this is called as a method of penalty. However, in this two-phase method, we are solving the given LPP into the two phases, phase 1 and phase 2. phase 1 में आपका टारगेट होगा जितने भी आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लगाए, फाइन, उसका सम करो और उसको कर दो मिनिमाइज, बिकॉज आर्टिफिशियल वेरिएबल की मिनिमम वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो आपका टारगेट है मिनिमाइजिंग द सम ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, और सेकंड फेज में, दिस इज सेकंड फेज, उसके अंदर आपकी ओरिजिनल एलपीपी को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, जब भी आपके पास सारे के सारे कांस्टेंट लेस देन के हैं, इसका मतलब नो आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज्ड। फाइन, तो जब आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज ही नहीं होगा तो आप सिंपलेक्स मेथड से स्टार्ट कर सकते हो, और वैसा हमने इस लेक्चर में भी सीखा था।
लेकिन अगर कम से कम एक कंस्ट्रेंट्स आपका ग्रेटर देन का है और इक्वालिटी का है, देन वी हैव टू यूज द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। फाइन। और जैसे आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाया, इसको हैंडल कैसे करेंगे? इधर बाय यूजिंग द टू फेस और बाय यूजिंग द बिग एम। फॉर एग्जांपल, पहले मैं कुछ एग्जांपल आपको बिग एम मेथड की देता हूँ। प्रॉब्लम इज माय मैक्सिमाइजेशन। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व करो, ये बन जाएगा S1 एंड S2। क्या आपको इनिशियल सॉल्यूशन मिलेगा? यहाँ पे कैसे निकालेंगे? x1 को 0 करो, x2 को 0 करो, तो S1 कितना आ गया आपका 3, S2 कितना आ गया -3, विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ पे आप सिंप्लेक्स मेथड तो यूज नहीं कर सकते आप। फाइन। और मोर ओवर वो आपको यहीं से भी दिखाई दे गया है कि ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल वेरिएबल तो लगना ही लगना है। क्लियर? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए एक ही ग्रेटर देन है तो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल अप्लाई कर दो। प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है तो -ma1। फाइन। और यहाँ पे ओके a2 कर देता हूं मैं। वाई a2? क्योंकि सेकंड कंस्ट्रेंट है ना, तो सेकंड कंस्ट्रेंट में मैं नोटेशन के लिए a2 लिख रहा हूं। आप a1 भी लिख सकते हो आप। फाइन। आप a1 भी लिख सकते हो, मैंने जिस नोटेशन के लिया है। एंड ऑल दी वेरिएबल्स आर माई ग्रेटर देन 0। अब अगर आपके पास कितने वेरिएबल हो गए? x1 x2 s1 s2 a2, तो आप देखो इसमें आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई ना। फाइन। तो इसका मतलब आप यहां से सिंपलेक्स मेथड स्टार्ट कर सकते हो। लुक एट द सेकंड वन, हाउ यू कन्वर्ट। प्रॉब्लम इज माय मैक्सिमाइजेशन। एक ग्रेटर देन क्या है, तो इसका मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज होगा आपका। कैसे लिखेंगे? -s1 प्लस a1। फाइन। और बाकी दूसरे में तो लेस देन का साइन है, दैट मीन्स वी कैन यूज दी ओनली स्लैक वेरिएबल। और थर्ड भी लेस देन क्या है? आई कैन यूज ओनली द स्लैक वेरिएबल। ऑल दी वेरिएबल्स आर माई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइजेशन है, देन सिर्फ एक ही वेरिएबल लगाया ना आपने, तो -ma1 इज द एडेड वेरिएबल। लुक एट दिस अनदर वन। अब यहाँ पे दोनों कंस्टेंट्स इक्वलिटी के हैं, तो देन यू कैन राइट 3x1 प्लस 2x2 प्लस a1। अब कोई स्लैक और सरप्लस तो नहीं लगेगा ना, बिकॉज देर इज नो लेस देन और ग्रेटर देन साइन। तो सेकेंड आर्टिफिशियल वेरिएबल आपका हो गया 3। ऑल दीज वेरिएबल्स x1 x2 a1 a2 आर माई ग्रेटर देन 0। बट इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी लिखना ना, इसमें ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं, फंक्शन आप अपनी तरफ से डिफाइन कर दो। 0x1 0x2। और अगर आपको सर वाई मैक्सिमाइजेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज एज अ मिनिमाइजेशन, चॉइस आपकी है। फाइन। तो अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन का यूज कर रहा हूं, तो व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ये तो 0 ही है, तो -ma1 -ma2। और अगर आपने यहाँ मिनिमाइजेशन का यूज कर लिया हो, तो क्या हो जाएगा? ये +ma1 +ma2। फाइन। तो चॉइस आपकी है, चाहे मैक्सिमाइजेशन यूज करो चाहे मिनिमाइजेशन। चलिए अब टू फेस में करते हैं। टू फेस में आपको क्या करना है? सेम प्रोसीजर है आपके पास जिस तरह से हमने बिग एम में लिखा है। ओनली डिफरेंस इज यू कैन कंसिडर एम इज माई 1, पर्टिकुलरली 1। फाइन। तो जैसे आप देखो यहाँ ग्रेटर देन है, तो इसके लिए क्या करेंगे? -s1 प्लस a1 यूज करेंगे। सेकंड के लिए भी ग्रेटर देन है, -s2 प्लस a2। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में माइनस मैक्सिमाइजेशन है a1 a2। फाइन। और ये आपका कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली फॉर द सेकंड वन, ये प्रॉब्लम आपकी मिनिमाइजेशन है। फाइन। तो इसके लिए दो मेथड आपके पास है। पहले मैं इसको लिख के दिखा दे रहा हूं आपको, -s1 प्लस a1 विच इज 4, देन x1 प्लस 7x2 माइनस s2 प्लस a2 इज इक्वल टू 7। जितने भी वेरिएबल है नीचे x1 x2 s1 s2 a1 a2 ऑल आर माई ग्रेटर देन 0। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया? मिनिमाइजेशन ऑफ z x1 प्लस x2, और मिनिमाइजेशन है तो प्लस करेंगे a1 प्लस a2। फाइन। दिस अ फर्स्ट मेथड। और दूसरा मेथड क्या है? आप इस मिनिमाइजेशन को पहले मैक्सिमाइजेशन में चेंज कर लो। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या बन गई आपकी? -x1 -x2, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। और फिर जब आप इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -a1 -a2। फाइन। तो टारगेट क्या है जब भी आप आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करो? बिकॉज
It is a fictitious value. It has no significance. So our target is to eliminate the artificial variables from the final optimal tables. Either you can use the two-phase methods or the big N. Fine. So अगर मैं summary दूं आपको, whenever you have the constant is greater than equal to sign, always use minus s plus a while writing into the standard form. Similarly, when you have equality, write only as the artificial variables. When it is a less than sign, only use the slash variable. Fine. So this is a brief summary of these artificial variables. So we will discuss in detail what is the principle of the two-phase methods, how we can solve the two-phase methods, how we can solve the LPP by using the two-phase method in our next lecture. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.